अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ इम्यूनिटी। हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसे समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा और हर चीज़ आपको बहुत ईजीली समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कह क्या रहे हैं। ठीक है, जो मैं बात बताऊंगा पूरे पैराग्राफ में सिर्फ आपने वो सुननी है, सिर्फ एक लाइन है जो हमने पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन याद करनी है। इम्यूनिटी क्या है? कहते हैं नॉर्मली होता क्या है, हमारी इन्वायरमेंट में ना, हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह वायरसेस मौजूद हैं। ठीक है, इसके साथ साथ डस्ट वगैरह मौजूद है, पोलन ग्रेन्स वगैरह मौजूद हैं जिनसे लोगों को एलर्जी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, वो आपको बीमार करती हैं, वो आपको यानी डिफरेंट तरीके से आप उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट के ज़रिए मतलब आपको उनके इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म जो होती है ना अपने एक यूनिक तरीके से आपको इन्फेक्ट करती है। इन्फेक्ट का मतलब होता है कि आपको बीमारी करवाना या आपको कोई इन्फेक्शन कराना। ठीक है, तो फिर आपको पता नॉर्मली होता क्या है, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि सुबह सर में दर्द हो रहा था, थोड़ा टाइम गुजरा सर दर्द ठीक हो गया। सुबह बुखार फील हो रहा था, थोड़ा टाइम गुजरा और वो बुखार ठीक हो गया। इसी तरह कहीं पर आपको पेन था, कुछ टाइम गुजरा और वो पेन आपका ठीक हो गया। तो ये सब कुछ हो रहा होता है, फिर ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है। ये कैसे हो रहा है और क्यों हो जाता है? हम सुबह सोचते हैं हम डॉक्टर के पास जाएंगे, शाम में हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब कुछ इसलिए होता है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो इस सर दर्द से, जो इस बीमारी से, अगर आपको सुबह बुखार फील हो रहा था या नज़ला हो रहा था, जो इनसे फ़ाइट करता है और आपको इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से प्रोटेक्ट कर लेता है। शुरू में हो जाएंगे बट एक वक्त के बाद वो इफ़ेक्ट ख़त्म भी करवा देगा उनको। ये सिस्टम जो हमारी बॉडी में मौजूद है हम उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स की टाइप्स होती हैं, जैसे आपके WBCs होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, और कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट, WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को बनाते हैं और साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स आपके साथ मिलके इम्यूनिटी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और इम्यून सिस्टम को ये बनाते हैं। तो इम्यून सिस्टम किससे मिलके बना है? कुछ सेल से, कुछ प्रोटीन से, जो मिलके काम करते हैं और आपकी बॉडी को हार्मफुल और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। ठीक हो गया। और ये तो इम्यून सिस्टम है पूरा। इम्यून सिस्टम करता क्या है? इम्यून सिस्टम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी को हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस है। हमारी बॉडी एक रुकावट पैदा करती है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज़ कर सकती हैं, विच आर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ये उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक रेजिस्टेंस पैदा करती है कि आप मेरे अगेंस्ट बीमारी करना चाह रहे हो, मैं बीमार नहीं होंगी। तो इस रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिजम्स को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी की डेफिनेशन ये आपको याद होनी चाहिए। लेकिन इम्यूनिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपको बॉडी के अंदर बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है हमारी बॉडी के अपने सेल ही हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी भी होती है हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर कि वो सेल जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स की एक हाफ लाइफ होती है ना, 120 दिन। रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं। इन रेड ब्लड सेल्स के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? हमारे इम्यून सिस्टम करता है। लेकिन रेड ब्लड सेल टूटता कहाँ पर है? आपके लीवर और स्प्लीन में टूटता है। ये मैंने आपको बताया था हमारे ब्लड वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके साथ साथ यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी वॉर्न आउट सेल्स होंगे ना, जो ख़राब हो रहे होंगे, उनको भी हमारी बॉडी, और जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे उनको भी ख़त्म करती है और हमें हमारी बॉडी को वायरस से बचाती है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाती है और डिफरेंट इस तरह की चीज़ों से बचाती है। ठीक है, और ये जो स्टडी है ना कि आप इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को या उसके डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हो, सिर्फ इम्यून सिस्टम का सिर्फ फ़ायदा नहीं है, कुछ नुकसान भी है। हम इसको आगे जाकर देखेंगे, बट साफ सी बात है ज़्यादा फ़ायदा है, तो हम इसको आगे जाकर पढ़ेंगे। तो इस इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को और उसके डिसऑर्डर्स को हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। सब कुछ यही था। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, उसकी दो टाइप्स हैं, एक है इनेट इम्यून सिस्टम और एक है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये इनेट इम्यून सिस्टम क्या है? इनेट इम्यून सिस्टम वो है जो आपकी बॉडी में नेचुरली मौजूद है पहले से। इनेट इम्यून सिस्टम इज द इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी में पहले से नेचुरली मौजूद है। ये बाहर से कोई किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती कि वो हमारी बॉडी के अंदर पहले जाए और फिर एक नया सिस्टम बनाए। ठीक है, हाँ, वो सिस्टम जिसके अंदर कोई बॉडी बाहर से जाएगी और
हमारी बॉडी फिर उस बॉडी के अगेंस्ट, उस बॉडी को देख के, यार ये तो वो वाली बॉडी है, मुझे इसके अगेंस्ट इस तरह काम करना चाहिए, कुछ खास स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगी। इनेट इम्यून सिस्टम में ना बॉडी ये नहीं करती कि यार ये तो ये वाली ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए मुझे ये करना चाहिए, नहीं। इनेट इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी ना हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही तरह काम करती है। बट अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जिसमें बॉडी हमारी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है। यानी कि कुछ सेल्स होंगे जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, कुछ सेल होंगे जो बैक्टीरिया की एक खास किस्म को ख़त्म करेंगे, कुछ सेल्स होंगे जो बैक्टीरिया की दूसरी किस्म को मतलब बैक्टीरिया की दूसरी किस्म से हमें बचाएंगे। तो ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आता है कि ये स्पेसिफिक है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक है, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट होता है। ये कैसे होता है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इनेट इज़ नॉन स्पेसिफिक। तो चलिए हम इनेट इम्यून सिस्टम को अब डिस्कस करते हैं डिटेल। कह रहे हैं इनेट इम्यून सिस्टम ये वो इम्यून सिस्टम है जो हमें नेचुरली प्रोवाइड हमारी बॉडी में मौजूद है और हमें नेचुरल इम्यूनिटी देता है। यानी कि ऑटोमेटिकली ये नहीं देखता कि हमारी बॉडी में कौन सी ऑर्गेनिज्म आ रही है, बल्कि वो हर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ आपको बचाता है। नॉन स्पेसिफिक है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर होना चाहती है। तो इनेट इम्यून सिस्टम है ना, इसकी 2 लाइन ऑफ डिफेंस है। हम नॉर्मली 3 लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एक सेकंड होती है और एक थर्ड होती है। जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है वो इनेट इम्यून सिस्टम में आते हैं। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपके इनेट इम्यून सिस्टम में आते हैं। जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है दैट इज़ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो फर्स्ट और सेकंड है वो नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि वो किसी खास सेल के अगेंस्ट नहीं होते, वो आपको हर तरह की इन्फेक्शन से बचाते हैं। और जो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो खास चीज़ों के अगेंस्ट होता है। चलिए हम अगर मैं पहले इस चार्ट को डिस्कस करता हूँ फिर हम आगे इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें कुछ फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो फिजिकली एक रुकावट पैदा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, स्किन बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, वो सेल्स आपस में बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारी स्किन से अंदर डायरेक्टली पास नहीं हो सकती अगर हमारी स्किन इंटैक्ट है, उसमें कोई ख़राबी ना हो। तो इंटैक्ट स्किन हमारी फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करती है, वो बाहर किसी ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रुकावट पैदा करती है। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे जो नाक की कैविटी हो गई, हमारी माउथ की कैविटी, उसमें जो उसकी जो लाइनिंग है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है यार, जो हमारी जो लाइनिंग है ना सारी म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो एपिथेलियल सेल्स वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स हैं जो आपकी लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है, आपको आपके हर कैविटी को लाइन करते हैं। इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये मैं फेडरल भी कवर करा रहा हूँ बीच में। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताऊंगा वो फेडरल के होंगे। जैसा गॉबलेट सेल वाली बात है, जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये आपके एपिथेलियल सेल्स के बीच में मौजूद होते हैं। और गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ये म्यूकस जो होता है आपकी इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर आ जाता है। ये सारी एपिथेलियल सेल्स की लाइन है, इसके ऊपर ये म्यूकस की लेयर आ जाती है। तो ये म्यूकस की जो लेयर आ जाती है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, जिन्हें गॉबलेट सेल बनाते हैं, इस लेयर को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमें प्रोटेक्ट करती है। वो कैसे करती है मैं इसको डिस्कस करूंगा। और जो एपिथेलियम है ना हमारी सीलिएटेड है। सीलिएटेड का मतलब है ये मेरी एपिथेलियम के सेल्स हैं बहुत सारे, इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं हम उनको सीलिया कहते हैं। ये सीलिया के अंदर एबिलिटी होती है कि वो ना यूँ हिलते हैं, वो मूव करते हैं, वो वाइब्रेट करेंगे। तो कभी कभी क्या होगा, कोई चीज़ हमारी नाक के ज़रिए कोई बैक्टीरिया चला गया हमारी कैविटी में, वो क्या करेगा फिर जो सीलिया होंगे उन सीलिया उस बैक्टीरिया को ना, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे स्टमक था और ये है मेरा फेरिंग्स, ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा मौजूद होगा नाक की कैविटी। तो कभी कभी हमें छींक भी आती है, हम छींक के जरिए क्या करते हैं उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। उस छींक में भी सीलिया अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं? तो मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो उस चीज़ को ना हमारी वो या तो एसोफेगस में डाल देते हैं ताकि एसोफेगस के ज़रिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा पेट में HCl रिलीज़ होगा और कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। या फिर वो चला जाएगा आपके नाक में, और नाक के ज़रिए आप लाइक छींक के अक्सर उसको निकाल देते हो। तो इस तरह सीलिया क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है ना इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है, ये उस ट्रैप्ड म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो बैक्टीरिया मौजूद है उसे आपको यहाँ से बाहर निकालता है। तो ये था हमारे म्यूकस सीलिएटेड एपिथेलियम का। सीलिएटेड एपिथेलियम यानी उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ये बायोकेमिकल बैरियर्स क्या हैं? ये तो फिजिकल बैरियर हो गया। बायोकेमिकल बैरियर्स आर दोज बैरियर्स जो कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं और केमिकल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये फेडरल में भी नहीं लिखा हुआ, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं बिकॉज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था। तो लाइसोजाइम होता है, ये आपके सलाइवा में मौजूद होता है, और ये क्या करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपको सलाइवा में मौजूद लाइसोजाइम प्रोटेक्ट करता है। कुछ एसिड्स भी होते हैं जो आपको बचाते हैं। म्यूकस के अंदर भी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड वगैरह होते हैं जो एक पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो म्यूकस भी इसमें आ जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन फिजिकल में आएगी, म्यूकस आपका बायोकेमिकल बैरियर है। HCl जो बैक्टीरिया को मारता है, गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर एंजाइम्स होती हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। मैं इसको डिस्कस करूँगा डिटेल में। टीयर्स के अंदर भी एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम ही होता है आई गेस वो।
कंफर्म कर लेना आप लोग सर्च करके, तो वो भी आपको बैक्टीरिया से बचाता है। और स्पर्माइन इज़ फाउंड इन सीमन, आपके सीमन के अंदर, मेल के सीमन के अंदर आपका स्पर्माइन होता है और ये क्या करता है, आपको बैक्टीरिया से बचाता है, ठीक है। जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें ना वो नॉन स्पेसिफिक है वो भी, और उसमें ना कुछ सेल्स आ जाते हैं, वो सेल्स होते हैं फेगोसाइट्स। ये मैंने एक वीडियो बनाई है ब्लड के बारे में, ठीक है, ये सर्कुलेशन की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आपको ज़रूर देखना। उस पर मैंने डिस्कस किया है कि फेगोसाइट्स होते हैं क्या और किस तरह काम करते हैं, इस चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगा। तो फेगोसाइट्स में जो नाम आता है, एक आता है मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स लेकिन खुद फेगोसाइट नहीं करते, मोनोसाइट ना बड़े हो जाते हैं और मैक्रोफेज बन जाते हैं, और मैक्रोफेज चीज़ों का फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वो चीज़, सेल जो है, अगर ये कोई सेल है, ये उस जो मेरा ये फेगोसाइटिक सेल है, वो उस चीज़ को, बैक्टीरिया को अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, और इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगी। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो होती हैं जो चीज़ों को तोड़ देती हैं, तो उस चीज़ को फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से, जो कि लाइसोजाइम में मौजूद होंगी, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। कुछ नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स ये लिम्फोसाइट्स की टाइप हैं, और ये क्या करते हैं, अगर आपके अंदर कोई वायरली एक वायरस आया, आपके नेचुरल किलर सेल उस वायरस को नहीं मारते, हाँ, इस वायरस ने जिस सेल को इन्फेक्ट किया है, जिस सेल को इसने ख़राब किया है, हमारे नेचुरल किलर सेल उस सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। आपने ये बात याद रखनी है। इन्फ्लेमेशन, जो आपको सूजन हो जाती है, हम उसका इलाज कर रहे होते हैं, बट बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन है ये भी एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो उस इन्फेक्शन को फैलने से बचाता है, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन से बचाता है, ये आपने याद रखना है। कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहलाते हैं। खास तौर पे कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं, और जब भी कोई चीज़ बाहर से आती है ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और फीवर भी एक तरह की प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। फीवर क्या होती है, नॉर्मली वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को फीवर रोकता है, और इस तरह, और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, तो फीवर आयरन भी नहीं देता, जिससे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, और फीवर एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हाँ, उसका नुकसान भी है, अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो जाए तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है, और आपकी एंजाइम जो होती हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा तो आपको ये नुकसानदेह। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट हाँ, अगर मैं बताऊँ तो इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है कि टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं, और एंटीबॉडी वाली जो होती है ना वो बी सेल की वजह से होती है। तो एंटीबॉडी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, HUMORAL। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडी वाली है, जो बी सेल की वजह से होती है, और टी सेल की वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। सो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इनेट इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है और वो किस तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। मैं हर चीज़ कवर कराऊंगा, मैं फेडरल भी पढ़ चुका हूँ, और इंशाल्लाह उसके पॉइंट्स यहाँ पर बताता जाऊँगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।